brought to you by Kuku FM. Download the app now. 5वीं सदी ईसा पूर्व में एक महान ग्रीक लेखक हुए हेरोडोटस। उनका एक मशहूर कथन है, इन पीस सन्स बरी देयर फादर्स, इन वॉर फादर्स बरी देयर सन्स। यानी शांतिकाल में बच्चे अपने बुजुर्गों की अर्थी को कंधा देते हैं, जबकि युद्ध में पिता अपने बच्चों को। ये पंक्ति अकेले ही किसी भी युद्ध की विभीषिका को बताने के लिए काफी है। कहा भी गया है, सबसे छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं। युद्ध चंद स्वार्थों के लिए शुरू किए जाते हैं, इसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चल रहा विवाद इसका दुखद किंतु सटीक उदाहरण है। एक आंकड़े से इसकी बानगी समझते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस साल वेस्ट बैंक में इजराइल के हमलों में कुल 12 बच्चे मारे गए। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 11 दिनों तक भयानक लड़ाई चली थी। इसमें 269 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से बच्चों की संख्या 67 थी, यानी कुल मौतों का लगभग 25%। आज इन आंकड़ों को सुनाने की वजह क्या है? दरअसल मई 2021 वाली लड़ाई तो समझौते के बाद रुक गई थी, लेकिन उसकी आग अभी तक शांत नहीं हुई है। संघर्ष विराम के 3 महीने बाद तकरार का जिन अचानक से बोतल से निकल आया है। इजराइल का आरोप है कि हमास उसकी दक्षिणी सीमा के पास फायर बलून्स से हमला कर रहा है। आरोप लगाने के बाद इजराइल ने हमास के 2 अहम ठिकानों पर हवाई हमले किए। इनमें से एक हमास की हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, जबकि दूसरा ठिकाना एक अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्चिंग साइट था। इस ठिकाने के सामने एक स्कूल था और आम लोगों के घर भी थे। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले शनिवार यानी कि 21 अगस्त को गाजा बॉर्डर के पास हुई झड़प में 41 लोग घायल हुए थे। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं 24 अगस्त को वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 13 साल के एक लड़के की मौत हो गई। इजरायली सैनिक एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए नबूस इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान उनके ऊपर हमला शुरू हो गया। सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सैनिकों ने गोलियां दागी और इसमें एक लड़का मारा गया। लड़के की मौत के बाद हमास का भी बयान आया है। उसने कहा है कि ये फिलिस्तीन के प्रतिरोध का उभार है। इन ताजा घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी क्या है? इस हिंसा का संघर्ष विराम के समझौते पर क्या असर पड़ेगा? क्या दोनों पक्ष फिर से युद्ध के मैदान में नजर आने वाले हैं? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता। ये लल्लन टॉप है और आप इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। अगर आप वॉर स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके मन की चीज है। कुकू एफएम के ऐप पर वॉर के अलावा भी कई किस्म की ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। चूंकि आप लल्लन टॉप के साथी हैं, इसलिए आपको यहाँ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट भी मिलेगी। करना क्या होगा? बस सब्सक्रिप्शन लेते समय LT20 का कोड डालना होगा। सुनते और गुनते रहिए। और हाँ, इस बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचे। सूचना समाप्त हुई। अब आगे चलते हैं इजराइल फिलिस्तीन के ताजा विवाद की तरफ। तारीख 10 मई 2021। इस दिन इजराइल के लोग जेरूसलम दिवस मनाते हैं। 1967 के अरब इजराइल वॉर के दौरान जेरूसलम पर कब्जे की याद में इस मौके पर कट्टर यहूदी लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकालते हैं। फिलिस्तीनियों को लगा कि यहूदी अल-अक्सा मस्जिद में ना घुस जाएं। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, इसलिए फिलिस्तीन प्रदर्शनकारी पहले से ही मस्जिद परिसर में जमा थे। 10 मई की सुबह इजरायली फोर्स मस्जिद परिसर में घुसती हैं और फिर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। प्रदर्शनकारी पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे थे, जबकि पुलिस स्टन ग्रेनेड्स और रबर की गोलियां दाग रही थी। उस दिन के झगड़े में 300 से अधिक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि इजराइल की तरफ से भी 9 अधिकारियों को चोट लगी। इस झड़प के बाद भारी बवाल मचा। इजरायली फोर्सेस की मस्जिद में एंट्री और प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर नाराजगी पनपी। इजरायली फोर्सेस ने अल-अक्सा मस्जिद को खाली करवाने के बाद वहां ताला लगवा दिया और चाबियां अपने कंट्रोल में ले ली। फिलिस्तीन का एक चरमपंथी संगठन है हमास। 2007 से गाजा पट्टी पर उसका नियंत्रण है। हमास ने धमकी दी कि अगर 10 मई की शाम 6 बजे तक मस्जिद और शेख जरा का इलाका खाली नहीं हुआ तो वो इजराइल पर हमले करेगा। और उसी शाम 7 बरस बाद पहली बार हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। कुछ रॉकेट्स जेरूसलम पर भी दागे गए। जाहिर था कि इजराइल इसका जवाब देगा। उसी रात इजराइल ने गाजा में कम से कम 130 एयर स्ट्राइक किए। पहले दिन 23 लोगों की मौत हुई। उसके बाद दोनों तरफ से हमले की संख्या बढ़ने लगी।
हर नए दिन के साथ हताहतों का आंकड़ा ऊपर जाने लगा। ये सब 21 मई तक चला, जब तक कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर समझौता नहीं हो गया। समझौते के बाद हमले रुक गए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत को लेकर लंबे चौड़े दावे किए। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने दावा किया कि हमास को दशकों पीछे धकेल दिया गया है, यानी हमास को फिर से खड़ा हो पाने में लंबा समय लग जाएगा। दूसरी तरफ हमास ये दावा कर रहा था कि उसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास ने गाजा पट्टी में जुलूस निकालकर इसका जश्न भी मनाया। 11 दिनों की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, इसको लेकर विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई थी। हालांकि ये बात तो तय थी कि लड़ाई पर बस विराम लगा था, पूर्ण विराम नहीं, यानी खेल खत्म नहीं हुआ था। जानकार ये आशंका जता रहे थे कि दोनों पक्षों में कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह थी मूल मुद्दे को दरकिनार कर देना। ये संघर्ष विराम अमेरिका के दबाव के बाद अस्तित्व में आया था। इसकी मध्यस्थता इजिप्ट ने की थी। संघर्ष विराम अस्थायी था, मतलब ये कि दोनों पक्ष आने वाले समय में इस समझौते को तोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। जानकारों का कहना है कि समझौते के लिए दबाव डालने वालों ने ईस्ट जेरूसलम में इजराइल के बढ़ते दखल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। फिलिस्तीनियों के घरों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अल-अक्सा मस्जिद में यहूदियों की एंट्री भी बरकरार है। अब तो उनके लिए सिक्योरिटी भी तैनात है। इसी वजह से मई में लड़ाई शुरू हुई थी। दूसरी वजह है गठबंधन की मजबूरी। जब मई में लड़ाई शुरू हुई तब कहा गया था बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू तमाम कोशिशों के बाद भी कुर्सी बचा नहीं पाए। नई सरकार बनी नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में। इस सरकार के लिए सभी विचारधाराओं की पार्टियों का गठबंधन हुआ। इजराइल के इतिहास में पहली बार एक अरब पार्टी भी सरकार में शामिल हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि नई सरकार फिलिस्तीन के मामले में उदारता से विचार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नफ्ताली बेनेट एक समय नेतन्याहू के सहयोगी थे। उन्हें नेतन्याहू से भी कट्टर माना जाता है। वैसे भी बहुमत बचाए रखने के लिए उन्हें राइट विंग वाली छवि बरकरार रखनी होगी। यही दुविधा अरब मूल की राम पार्टी के साथ भी है। अगर उसने फिलिस्तीन के मुद्दे पर समर्थन खींचा तो सरकार गिर जाएगी, और अगर सरकार गिरी तो नेतन्याहू की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। अब बात तीसरी वजह की, हमास का बढ़ता प्रभुत्व। इजराइल ने भले ही यह दावा किया हो कि उसने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच ये है कि हमास पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है। 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 50 दिनों में हमास ने लगभग 3300 रॉकेट्स दागे थे, जबकि 2021 में उसने महज 11 दिनों में 4000 से अधिक रॉकेट से हमला किया। हमास के हमलों की तीव्रता इतनी थी कि उसने कई बार इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को भी चकमा देने में कामयाबी हासिल की। मई 2021 में हुई लड़ाई के बाद हमास का कद बढ़ गया। मध्यस्थता में उसकी भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा। इसके बावजूद कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अरब जगत के कुछ देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। एक सवाल यह भी आता है कि ताज़ा हिंसा की वजह क्या है। अक्टूबर 2018 से कतर हर महीने लगभग 2 अरब रुपए की मदद देता था। इन पैसों से गरीब परिवारों को मदद दी जाती थी। साथ ही हमास के अधिकारियों को वेतन भी मिलता था। इसी आर्थिक मदद के जरिए गाजा पट्टी की इकोनॉमी चलती है। मई 2021 के बाद इस पर रोक लगा दी गई। अमेरिका और इजराइल ने कहा कि सीधे पैसे की बजाय इतने ही मूल्य के वाउचर्स ले लो। हमास ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा इजराइल ने गाजा पट्टी में आ रही मदद पर भी सख्त पहरा बिठा दिया। इसमें विस्थापितों के लिए आने वाली बुनियादी जरूरतों के सामान भी थे, कपड़े, खाने के सामान से लेकर दवाइयों तक। फिलिस्तीनियों का कहना था कि वे इन प्रतिबंधों की तरफ ध्यान खींचने के लिए फायर बलून्स का इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक चले तकरार के बाद 19 अगस्त को एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ, यूएन, कतर और इजराइल के बीच। इसमें कहा गया कि गाजा पट्टी को दी जा रही मदद फिर से शुरू की जाए, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी गई। पैसे पहले यूनाइटेड नेशंस के पास आएंगे, उसके बाद उन्हें गाजा के बैंकों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि इन पैसों से सिर्फ आम लोगों की मदद की जाएगी। इससे हमास के अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। हमास इससे खुश नहीं है। तो क्या 3 महीने के भीतर दूसरी बार युद्ध होगा? इसकी संभावना बेहद कम है। क्यों? पहला कारण इजराइल की गठबंधन सरकार से जुड़ा है। अगर इजराइल सरकार एक बार फिर से गाजा पट्टी पर सीधे हमले का मन बनाती है तो फिलिस्तीनी राम पार्टी समर्थन वापस ले सकती है। अरब मूल की इस पार्टी के पास इजराइल की संसद क्नेसेट में 4 सीटें हैं। गठबंधन बचाए रखने के लिए इसका समर्थन बेहद जरूरी है। इसलिए इजराइल सरकार हमास के साथ बातचीत की मेज पर बैठना ज्यादा पसंद करेगी। दूसरा कारण है हमास मई वाली लड़ाई में भारी नुकसान झेल चुका है।
गाजा में जो नुकसान हुआ है उसे उभरने में लंबा समय लगेगा। भले ही हमास के पास हथियारों की कमी ना हो, लोगों का सपोर्ट जरूर कम हो सकता है। गाजा में लोग इतनी जल्दी फिर से नुकसान झेलने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी वजह है अफगानिस्तान। कैसे? अमेरिका हमेशा से इजराइल के पक्ष को स्वीकार करता है। वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी इजराइल का पक्ष लेता रहा है, लेकिन इस समय अमेरिका अफगानिस्तान में जूझ रहा है। उसका ध्यान अपने नागरिकों को निकालने और अफगानिस्तान वॉर का दंश कम करने पर है। वो नहीं चाहेगा कि एक और समस्या बिन बुलाए मेहमान की तरह प्रकट हो जाए। इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर G7 देशों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। 24 अगस्त को होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? इसमें यह तय किया जाएगा कि काबुल की गद्दी पर काबिज तालिबान को मान्यता दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। विदेशी नागरिकों के निकलने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन है। तालिबान ने कहा है कि अगर इसका पालन नहीं हुआ तो नतीजा बुरा होगा। बैठक में इस धमकी पर भी विचार होगा। G7 में शामिल देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने लगभग 48,000 लोगों को बाहर निकालने में मदद की है। भारत भी अपने नागरिकों को बाहर निकालने में जुटा है। शुरू से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी एयरलिफ्ट कैंपेन का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। इस आशंका का एक पक्ष सच साबित हुआ है। ब्रिटेन की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल 6 लोगों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। नो फ्लाई लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिससे उस देश की सरकार को किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा हो। दूसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। अप्रैल 2020 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड कोरोना विस्फोट का सामना कर रहा है। इस महीने के अंत तक पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये सब हो रहा है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण। मंगलवार यानी कि 24 अगस्त को न्यूजीलैंड में कुल 41 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा 38 केस ऑकलैंड में मिले हैं। इनमें से अधिकतर लोग एक चर्च के आयोजन में शामिल हुए थे। सरकार संक्रमण के सोर्स का पता लगा रही है। अनुमान है कि एक हफ्ते के अंदर संक्रमण अपने पीक पर पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करके कोरोना को मात देने का प्लान बनाया था। पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में ये प्लान पहले ही फेल हो चुका है। उसके बाद से सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रही है। न्यूजीलैंड में सिर्फ 19% लोगों को वैक्सीन की अंतिम डोज लग पाई है। ऐसे में कोरोना का खतरा अभी और बढ़ने वाला है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी मोजाम्बिक से है। पूर्व राष्ट्रपति अरमांडो गुबेजा के बेटे नदाम्बी गुबेजा समेत 19 लोगों पर मुकदमा शुरू हो चुका है। इन सभी पर ब्लैकमेलिंग, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस मुकदमे के लिए एक स्पेशल कोर्ट रूम बनाया गया है ताकि गवाहों और पत्रकारों को बैठने में दिक्कत ना हो। ये पूरा स्कैंडल आखिर है क्या? 2013-14 के दौरान कुछ नई कंपनियां बनी। इन्होंने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। मोजाम्बिक सरकार इस लोन की गारंटर बनी। मतलब ये कि अगर कंपनियां पैसा नहीं चुका पाई तो सरकारी खजाने से उसका भुगतान किया जाएगा। ये सब कुछ संसद की जानकारी के बिना हो रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल मछली की एक फैक्ट्री और एक सिक्योरिटी फ्लीट बनाने के लिए किया गया। ऑडिटर्स की जांच में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घपले का पता चला। इस घोटाले के चलते मोजाम्बिक में बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया। करेंसी का मूल्य 3 गुना तक घट गया। देश भर में महंगाई आसमान छूने लगी और विदेशी दानदाताओं ने आगे आने से और मदद करने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। मोजाम्बिक आज तक उस संकट से उबर नहीं पाया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।